नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरे द्वारा घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से लगभग 9 क्लास आपकी पहले कंप्लीट हो चुकी हैं और 10वीं क्लास में आपके सामने लेके हाजिर हूं। तो आपको करना यह है कि इस वीडियो को देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, आपके लिए थोड़ा और जानकारी मैं देना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस का ऐप आ चुका है, जिसपे मैथ स्पेशल का संघर्ष बैच लॉन्च हो चुका है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। 9 तारीख से इस पे आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन पे जाइए और वहां से इस बैच को परचेज कर सकते हैं और अपना आपका जो मैथ एक वीक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको आप अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ। और आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आज जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण में ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं हैं। जैसे ही हम उसको कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम क्या नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होगा मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को हम पढ़ेंगे। इसकी आगे आपकी और भी वीडियो भी मौर्य साम्राज्य की आने वाली हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं। देख लीजिए, यूनानी आक्रमण या ग्रीक आक्रमण। आगे, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक राजवंश का शासन था? आपसे पूछा गया कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो उस समय भारत पे शासन कौन कर रहा था, यह आपसे पूछा गया। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है नंदवंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है शुंग वंश और चौथा है कण्व वंश। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के समय जो शासन था वो किसका था? तो नंद वंश का शासक था और नंद वंश का शासन था। और इस समय शासक कौन था? तो उसका नाम था धनानंद। उसका नाम क्या था? धनानंद। और धनानंद जो था वह क्या था? सिकंदर के समकालीन था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर के समकालीन था। ठीक है, और ये धनानंद कौन से वंश का शासक था? तो यह भी नंद वंश का शासक था। आगे, सेकंड, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? यही मैंने अभी आपको पीछे बताया था। ऑप्शन नंबर एक है महापद्मनंद, दूसरा है धनानंद, तीसरा है सुकल्प, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। कौन सा? बी इसका सही जवाब होगा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था यह क्या था? तो देख लीजिए, यह मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का यह क्या था? संस्थापक। ठीक है, इसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा के किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर ए है आपका कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। यह कथन एक है। दूसरा कथन क्या कहता है? सॉरी, कारण है दूसरा, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला जो कथन है आपका वह सही है। वह सही क्या है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के लिए वह भारत आया था सिकंदर महान, और उसने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया, लेकिन कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। कौन? सिकंदर। इसीलिए आपका कारण क्या होगा? इसका गलत होगा, लेकिन कथन आपका क्या होगा? सही होगा। कथन आपका क्या होगा? सही होगा। और इसका जो जवाब है वह क्या है? ए तथा आर दोनों सही। ए सही परंतु आर गलत। इसका क्या होगा? ए सही परंतु आर गलत। ठीक है, क्योंकि ए हमारा क्या है? जो कारण है वह, जो कथन है वह सही है, कारण क्या है इसका? गलत है। कारण क्या है इसका? गलत जवाब है। ठीक है, आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? पहला है अभिशार, दूसरा है ग्लौसाई, तीसरा है कंठ और चौथा है मस्ग। चौथा कौन सा है? मस्ग। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? इसका कौन सा जवाब सही होगा? यह आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो एक चीज आप लोग याद रख लीजिए, एक गणराज्य था और उस गणराज्य का नाम था अश्वक। अश्वक पे सिकंदर ने क्या किया? आक्रमण किया और वहां बहुत एक बड़ी संख्या में वहां के पुरुषों को मार दिया। जब वहां की महिलाओं को लगा कि सारे पुरुष लगभग मारे गए हैं, तो वहां की महिलाओं ने
सिकंदर के विरुद्ध क्या किया? शस्त्र धारण किया। लेकिन अशोक की राजधानी आपसे यहां पूछी गई है कि ये जो हुआ था ये कौन सी राजधानी में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी मस्क। अशमक की राजधानी मस्क में सिकंदर ने आक्रमण किया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहां पे क्या किया? मार दिया। जो युद्ध लड़ने के लिए गए थे युद्ध भूमि में, वैसे ही लोगों का और कत्लेआम मचाया। तो लगभग वहां से पुरुषों को समाप्त कर चुका था कौन? सिकंदर। तो वहां की महिलाओं ने, मस्क की महिलाओं ने, ये राजधानी थी अशवक की, जिसपे क्या किया? वहां की महिलाओं ने हथियार धारण किए और वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुई। किसके खिलाफ? सिकंदर के खिलाफ। किसके खिलाफ? सिकंदर के खिलाफ। ठीक है, आगे फिफ्थ, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों से थी। सिकंदर ने भारत में जो सफलता पाई वो किन कारणों से पाई, यह आपसे पूछा गया है। पहला है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, उस समय भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी जिससे कि वहां के राजाओं को एक साथ क्या किया जा सके? इकट्ठा किया जा सके। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा था किसके लिए? सिकंदर के लिए। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी। फौज तो उसकी बेहतर थी, तभी वो क्या कर सका था? उसने जीता था। तीसरा, उसने देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। बिल्कुल सही बात है, भारत के जो शासक थे कुछ ऐसे थे जो सिकंदर के साथ मिल गए, जिनको क्या कहा गया? देशद्रोही। जिसमें एक शासक है आम्भी। एक शासक क्या था जिसका नाम था आम्भी। आम्भी जो था यह एक देशद्रोही था और इसने, आम्भी ने क्या किया था? आम्भी ये शासक, ये कौन था? देशद्रोही। यानी ये किसके साथ मिल गया था? तो ये सिकंदर के साथ मिल गया था। ये सिकंदर के साथ क्या किया था? मिल गया था। ठीक है। तीसरा क्या? कि वह एक अच्छा प्रशासक है। सिकंदर के बारे में कहीं पर भी यह वर्णन नहीं मिलता है कि सिकंदर एक अच्छा प्रशासक था। सिकंदर एक अच्छा प्रशासक था। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये क्या हुए? हमारे सही हुए। और चौथा अपना क्या हुआ? गलत हुआ। तो इसका कौन सा जवाब सही रहने वाला है? एक, दो और तीन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहने वाला है। ठीक है, आगे। उस वीर राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। वह कौन सा राजा था? ऑप्शन नंबर एक है आम्भी। आम्भी तो देशद्रोही था, पीछे बता चुका हूं। बी क्या है? पुरु यानी पोरस। तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है महापद्मनंद। चौथा है महापद्मनंद। ठीक है। सिकंदर जो था वो किसके समकालीन था? तो धनानंद के समकालीन था। धनानंद से पहले महापद्मनंद रहा था, तो महापद्मनंद इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आया है और सिकंदर जो था वो धनानंद के समकालीन था, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आम्भी जो था यह क्या था? यह एक देशद्रोही था जिसने मदद की थी किसकी? सिकंदर की। तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास और वो कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर सेकंड, यहां पुरु यानी राजा पोरस। ठीक है। तो इसको कौन सी नदी के किनारे पराजित किया था? तो यह भी आप लोग समझ लीजिए, झेलम नदी के किनारे पराजित किया था। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे पराजित किया था। किसको? सिकंदर को। किसने किया था? राजा पोरस ने। क्लियर। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, यह आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर एक है निर्याकश, दूसरा है अनेसिक्रिटस, तीसरा है डाइमेकस और चौथा है अरिस्टोब्यूलस। चौथा है अरिस्टोब्यूलस। तो इसका जो सही जवाब होने वाला वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आपका। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी डाइमेकस जो था यह किसके दरबार में आया था? तो यह बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन आया था? डाइमेकस। ठीक है। तो ये सिकंदर के साथ नहीं आया था। आगे, अब यहां से ये आपका यूनानी आक्रमण खत्म हो चुका है। एक नया टॉपिक आता है आपका। कौन सा? तो मौर्य साम्राज्य। अब यहां से मौर्य साम्राज्य से जितने भी प्रश्न आए हैं हम आपको उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो एक बड़े स्तर पे स्थापित किया गया था वो कौन से राजा के द्वारा स्थापित किया गया था? या ऐसे बोल सकते हैं जो कि उस समय का वृहत्तम साम्राज्य था। उस राजा का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने इसके दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा है हर्ष, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है समुद्रगुप्त। चौथा है आपका समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड।
ऑप्शन नंबर सी इसका क्या सही जवाब होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सबसे बृहत्तम साम्राज्य स्थापित किया था मौर्य वंश में। ठीक है, दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। दूसरा, चाणक्य का और नाम क्या था? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। तो चाणक्य को बचपन का नाम देख लीजिए पहले, एक सेकंड। चाणक्य को और क्या कहा जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कौटिल्य। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि चाणक्य के बचपन का नाम, चाणक्य के बचपन का नाम, तो चाणक्य के जो बचपन का नाम था वह था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। यह चाणक्य के बचपन का नाम था। दूसरा, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि चाणक्य की पुस्तक, चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। हालांकि ये आम प्रश्न है एक, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख लीजिए। चाणक्य के द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है? तो मौर्यन एम्पायर की, मौर्य साम्राज्य की जानकारी आपको अर्थशास्त्र में मिलती है। किसमें मिलती है? अर्थशास्त्र में आपको इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर एक है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है कनिष्क, चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका कौन सा सही जवाब होगा? इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना बड़ा था कि ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो ईरान तक था। कहां तक था? ईरान तक इसकी सीमा हुआ करती थी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रख लीजिए। इसका साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। दूसरा, इसके साम्राज्य की सीमा जो थी वो कहां तक थी? तो ये ईरान तक इसके साम्राज्य की सीमा थी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर एक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, यह आपसे पूछा गया है। यह आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पुराना राजवंश इनमें से जो है वह कौन सा है? मौर्य वंश। कौन सा वंश है वह? मौर्य वंश। गुप्त, वर्धन और कुषाण मौर्य के बाद हुए हैं। गुप्त वंश, वर्धन वंश या कुषाण वंश जो हुए हैं, ये किसके बाद हुए हैं? तो ये सारे के सारे मौर्य वंश के बाद हुए हैं। किसके बाद? मौर्य वंश के बाद हुए हैं। क्लियर? आगे 11वां प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? ऑप्शन नंबर एक है भास, दूसरा है शूद्रक, तीसरा है विशाखदत्त और चौथा है अश्वघोष। चौथा है अश्वघोष। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? पूछ क्या रहा है आपसे कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? उस ग्रंथ को रचने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसके चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस जो लिखी गई है। क्या लिखी गई है? मुद्रा राक्षस जो पुस्तक लिखी गई है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। दूसरा, आपसे यह भी पूछ सकता है कि इसकी जो पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को और क्या कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन बताया गया है। क्या बताया गया है? वृषल या कुलहीन बताया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, थोड़ा इसे लिख लेना, आप नोट कर लेना। विशाख
दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस है। कौन सी है? मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन बताया गया है। क्या बताया गया? वृषल या कुलहीन बताया गया है। ठीक है, आगे। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोटस किसे कहा गया था? यह आपसे पूछा गया है। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को लेखक जस्टिन द्वारा क्या कहा गया था? सैंड्रोकोटस कहा गया था। क्या कहा गया था? सैंड्रोकोटस कहा गया था। ठीक है, दूसरा आपसे यह पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंट्रोकोटस सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तो वह लेखक थे जिनका नाम था विलियम जोन्स। जिनका नाम क्या था? विलियम जोन्स। दूसरा, एरियन और प्लूटार्क, एरियन और प्लूटार्क के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोडस कहा गया। क्या कहा गया? एंड्रोकोडस कहा गया। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग थोड़ा। जस्टिन द्वारा सेंट्रोकोटस पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस विलियम जोन्स ने कहा। किसने कहा था? विलियम जोन्स ने कहा था। दूसरा, एरियन और प्लूटार्क ने, एरियन और प्लूटार्क ने एंट्रोकोटस कहा। क्या कहा था? एंट्रोकोटस कहा था। ठीक है, आगे। 13वां, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है विलियम जोन्स, दूसरा है वी स्मिथ, तीसरा है आर के मुखर्जी, चौथा है डी आर भंडारकर। तो सही जवाब क्या होगा इसका? विलियम जोन्स। सही जवाब इसका क्या होगा? विलियम जोन्स। ठीक है, आगे। 14, निम्न में से किसने सेंट्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर 1 है प्लिनी, दूसरा है जस्टिन, तीसरा है स्ट्रेबो और चौथा है आपका मित्रों, फोर्थ जो ऑप्शन है वह क्या है? मेगास्थनीज। फोर्थ ऑप्शन है आपका वह क्या है? मेगास्थनीज। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जस्टिन ने क्या किया है? लेखक जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की जो भेंट है, जो मिलाप हुआ था, उसका वर्णन किया है। उसका क्या किया है? वर्णन किया है। ठीक है, आगे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, ये मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे?
तो कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे, और कौटिल्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। पीछे बताया था शुरुआत में ही, तो विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। और आपसे यह पूछा जाए कि चाणक्य को पुराणों में क्या कहा गया है? चाणक्य को पुराणों में क्या कहा गया है? तो चाणक्य को पुराणों में कहा गया द्विज सर्व। द्विज सर्व क्या कहा गया है? चाणक्य को कहा गया है। और द्विज सर्व का जो अर्थ है वो क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो देख लीजिए आप लोग, चाणक्य को पुराणों में, चाणक्य को पुराणों में द्विज सर्व, जिसका अर्थ होता है मित्रों श्रेष्ठ ब्राह्मण, कहा गया है। जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। और इसको क्या कहा गया है? द्विज सर्व। 17वां, चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं? तो भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। तो वही है, अन्य नाम में क्या होगा? विष्णुगुप्त। और एक और अन्य नाम क्या था? कौटिल्य। एक और अन्य नाम क्या था? कौटिल्य। क्लियर? आगे। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? पहला है आर्थिक संबंध, दूसरा है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, तीसरा है विदेश नीति, चौथा है धन संचय, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो एक चीज आप लोग याद रख लीजिए, चाणक्य की जो पुस्तक है वह वह शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। यह बात क्या है? बिल्कुल सही है कि चाणक्य की जो पुस्तक है वह शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर क्या है? आधारित है। दूसरा, चाणक्य ने राज्य के लिए एक मंडल सिद्धांत दिया था। चाणक्य ने राज्य के लिए एक मंडल सिद्धांत दिया था। और मंडल सिद्धांत में जो वर्णन मिलता है वो किसका मिलता है? तो वो विदेश नीति का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? उसमें विदेश नीति का वर्णन मिलता है। तीसरा, चाणक्य की ये जो पुस्तक है इसमें आर्थिक संबंध भी बताए गए हैं। कौन से संबंध बताए गए हैं? आर्थिक संबंध भी बताए गए हैं। इसीलिए ये एक से ज्यादा सही होगा। एक तो यही सही होगा, दूसरा ये हो गया, और ये भी। ठीक है। तीसरा मैं आपसे बात करूं तो चाणक्य ने एक सिद्धांत दिया था जिसे नाम दिया जाता है सप्तांग सिद्धांत। चाणक्य ने एक सिद्धांत दिया था जिसको नाम दिया जाता है सप्तांग सिद्धांत। तो सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन आता है? यानी सप्तांग इसके जो सिद्धांत थे उसमें कौन कौन था? तो देख लीजिए, सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत में राजा, राजा के बाद सप्तांग सिद्धांत में अमात्य। सबसे पहले कौन आएगा? राजा। राजा के बाद अमात्य, अमात्य के बाद आएगा जनपद, अमात्य के बाद इसमें जनपद, जनपद के बाद इसमें आएगा दुर्ग, जनपद के बाद इसमें क्या आएगा? दुर्ग। और दुर्ग के बाद इसमें आएगा कोसदंड। और कोसदंड के बाद इसमें लास्ट यानी सातवां जो आएगा, ये कौन सा है? सातवां कौन सा है? मित्र। सातवां कौन सा है? मित्र। मित्र भी जो थे उन तीन प्रकार के मित्रों की बात की गई। और मित्र का जो काम होता था एक तरह से कान के रूप में काम करते थे, यानी राजा के कान के रूप में काम करते थे। या जब भी राजा को किसी दूसरे राज्य की सूचना चाहिए थी या युद्ध के समय राजा को सतर्क रहना होता था तो ये उसकी क्या करते थे? मदद करते थे। क्या करते थे? मदद करते थे। ठीक है। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक
चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है, या शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि यह शासन के सिद्धांतों की क्या है? एक पुस्तक है। क्या है? यह शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे 20, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? और राज्य के 7वें अंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य का जो 7वां अंग है मित्रों, तो उस 7वां मैंने आपको लिखा भी था कि 7वां अंग कौन सा है, मित्र बताया था। 3 प्रकार के मित्रों की उसमें क्या की गई है? चर्चा की गई है या बात कही गई है। और जो किसका काम करते थे? वो राज्य के कान का काम करते थे, यह भी मैं आपको बता रहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही रहने वाला है? तो सी ऑप्शन इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आएगा आपका 21, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन नंबर 1 है आर्थिक जीवन, दूसरा है राजनीतिक नीतियां, तीसरा है धार्मिक जीवन और चौथा है आपका सामाजिक जीवन। चौथा है आपका सामाजिक जीवन। अगर आपके एक लाइन में पूछता है ना कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था वो किससे संबंधित है, उसमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और मौर्य प्रशासन के जो उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहने वाला है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो जानकारी मिलती है वो कौन सी मिलती है? तो राजनीतिक नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? राजनीतिक नीतियों के बारे में यह जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, क्योंकि कौटिल्य को क्या कहा जाता है? कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में मैकियावली था कहां का? मैकियावली इटली का था। और मैकियावली की पुस्तक कौन सी थी? द प्रिंस। मैकियावली की अगर आपसे पुस्तक पूछी जाए ना कि मैकियावली की पुस्तक कौन सी है, तो देख लीजिए मैकियावली की पुस्तक, उसका नाम क्या था? द प्रिंस। क्या नाम था उसका? द प्रिंस। आगे, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावली से किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा सही जवाब? क्योंकि यह मैंने आपको पहले बता दिया है, तो इस पे समय ज्यादा खराब नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे, किसके शासनकाल में डायमेकश भारत आया था? ये देख लीजिए, किसके शासनकाल में डायमेकश भारत आया था? ठीक है, ये देखिए, ये आपसे था कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समय भारत नहीं आया था? तो मैंने आपको क्या बताया था कि डायमेकश। और डायमेकश के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, वापस चलते हैं। ये क्या पूछा गया आपसे कि किसके शासनकाल में डायमेकश भारत आया था? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बिंदुसार। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बिंदुसार। ठीक है, आगे 24वां प्रश्न है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में, दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा है पाणिनि के अष्टाध्यायी और चौथा है पतंजलि का महाभाष्य। चौथा है पतंजलि का महाभाष्य। तो क्या कह रहा है? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने क्या किया कि अवंती को जीता और महाजनपद में मिला दिया। तो ये मौर्य साम्राज्य में ये घटनाक्रम हुआ। लेकिन इसकी जानकारी हमें किस में मिल रही है? यह आपसे पूछा गया, यही ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में।
तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती को जीतकर महाजनपद में मिला दिया। और इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है, तो बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में मिलती है। बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में मिलती है। ठीक है, आगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो मुख्यतः किसका बना था, यह आपसे पूछा गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है ईंटों का, दूसरा है लकड़ी का, तीसरा है पत्थर का और चौथा है मिट्टी का। चौथा है मिट्टी का। ठीक है, दूसरा, पाटलिपुत्र के पास में, पाटलिपुत्र बिहार में आधुनिक जो पटना है वही पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो पाटलिपुत्र के समीप दो स्थल, दो जगह जहां पे खुदाई की गई, एक था जिसका नाम बुलंदी बाग और दूसरा था कुम्भरहार। दूसरा क्या था? कुम्भरहार में खुदाई की गई, जहां से एक महल के लकड़ियों के बने होने के अवशेष मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। वही आपसे पूछा गया है। और ये सारा घटनाक्रम किसके समय था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। तो इसका महल किसका बना हुआ था? तो इसका महल बना हुआ था लकड़ी का। किसका? लकड़ी का। और देख लीजिए खुदाई कहां पे की गई? पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग, पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्भरहार में खुदाई की गई। ठीक है, आगे। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए? ठीक है, तो कौन सा होगा? पीछे वाला ही सेम रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग जो है ये प्राचीन स्थान था कहां पे? तो अभी मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्र से दो मिले, एक बुलंदी बाग दूसरा कुम्भरहार। तो कहां का था? ये पाटलिपुत्र का स्थान था। आगे, 28वां, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर एक है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है बिंदुसार और चौथा क्या है? कुणाल। चौथा क्या है? कुणाल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, जो कि मौर्य वंश का एक क्या था? शासक था। जो कि मौर्य वंश का क्या था? एक शासक था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय प्राप्त की। किसकी विजय प्राप्त की? इसने दक्षिण की भी विजय प्राप्त की है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा, दो साहित्य हैं, दो ग्रंथ हैं, एक जैन ग्रंथ और दूसरा तमिल। इनसे साक्ष्य भी यह प्राप्त होते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय प्राप्त की। कहां की विजय प्राप्त की? दक्षिण की विजय प्राप्त की। तो यहां देख लीजिए, इसका समर्थन जैन एवं तमिल साक्ष्य जैन एवं तमिल साक्ष्य करते हैं। ठीक है, आगे 29, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? ऑप्शन नंबर एक है हर्ष, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा विक्रमादित्य और चौथा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा होगा इसका सही जवाब? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, दूसरा आपसे कभी ये पूछा है ना कि ऐसा कौन सा शासक हुआ है कि जिसने भारत का लगभग राजनीतिक एकीकरण किया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ही हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग भारत का राजनीतिक एकीकरण कर दिया था। तो देख लीजिए, भारत का राजनीतिक
भारत का राजनीतिक एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कौन सा अभिलेख है वो? क्या कलिंग शिलालेख है? दूसरा है अशोक का गिरनार शिलालेख, तीसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, और चौथा है अशोक का शोपारा शिलालेख। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो था वो पश्चिमी भारत पर भी प्रभाव था। ठीक है। क्यों था, कैसे था? तो देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था, और ये राज्यपाल था कहां पे? तो दो राष्ट्र दो राज्य, एक अनार्थ दूसरा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र आपका गुजरात में पड़ता है। यहां पे राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने क्या किया? यहां पे सिंचाई के लिए एक बांध बनवाया, और उसी बांध से यह अंदाजा लगाया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त जब कोई बांध बनवा रहा है तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का पहले कभी प्रभाव रहा होगा। यह जानकारी हमें मिलती किससे है? तो यह जानकारी हमें मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। किससे मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। ठीक है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि इसका जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत पे रहा था। ठीक है। तो यह आज की क्लास का हमारा क्या था? अंतिम प्रश्न था। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।